नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दैया त्रिदिशाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम लोगों के लिए लेकर आए हैं मोस्ट अवेटेड करंट अफेयर सीरीज़। दृष्टि मैगज़ीन है ये घटना चक्र की और काफ़ी महत्वपूर्ण ये मैगज़ीन है क्योंकि इसमें पूरे एक साल का करंट अफेयर जो होता है वो इसमें शामिल है। ये मैगज़ीन काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बीपीएससी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, यूपी आरओ एआरओ के लिए, उत्तराखंड आरओ एआरओ और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए। तो इन सभी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम आज की वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि हमारा नियम है, हम माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे माँ सरस्वती, हम आपको नमन करते हुए अपना अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जिन लोगों ने अभी तक त्रिदिशाई क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप लिख सकते हैं। और त्रिदिशाई क्लासेस का एक टेलीग्राम चैनल है, उसके अलावा एक डिस्कशन ग्रुप भी है। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ पर भी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो दृष्टि करंट अफेयर में सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं राष्ट्रीय परिदर्शन। और राष्ट्रीय परिदर्शन में जो हमारे सबसे पहला घटनाक्रम है वो है एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। एक राष्ट्र एक चुनाव का अर्थ ये होता है कि जितनी भी हमारी लोकसभाएं हैं या राज्य विधानसभाएं हैं और स्थानीय निकाय हैं, इन सभी के लिए एक साथ चुनाव संपन्न करवाए जाएं, यानी वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। देश की शुरुआत में क्या होता था, 1951-52 से लेकर के 1967 तक सभी लोकसभा और जो राज्य विधानसभाएं थी उनके एक साथ चुनाव संपन्न करवाए जाते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये क्रम टूट गया। आजकल तो आप लोग देख ही रही हैं, हर 3-4 महीने में सुनने में आता है कि कहीं ना कहीं देश में इलेक्शंस चल रहे होते हैं। जैसे अभी रिसेंट में एमपी के इलेक्शंस खत्म हुए हैं हमारे, अब यानी लोकसभा के जो भी इलेक्शंस हुए हैं वो कंडक्ट हुए हैं। अभी हाल में हरियाणा विधानसभा और जम्मू कश्मीर विधानसभा में इलेक्शन चल रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप लोग देखेंगे तो देश में कहीं ना कहीं एक साल के अंदर न जाने कितने चुनाव चलते रहते हैं। इन चुनाव की वजह से देश में बार बार आचार संहिताएं लगती हैं, बार बार देश का धन, और क्योंकि चुनाव प्रचार में जाता है, इसके साथ ही जो संसाधन हैं वो भी वेस्ट होते हैं। तो इन सभी जो भी दिक्कतें हैं उन सभी के समाधान के लिए देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की बात चल रही थी। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा की गई थी और जिसमें 8 मेंबर्स शामिल किए गए थे। इसके साथ ही विधि आयोग ने भी निर्वाचन विधियों में सुधार को लेकर के अपनी 170वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें प्रत्येक वर्ष बिना उपयुक्त समय के जो निर्वाचन के जो चक्र हैं उनका अंत किए जाने की उन्होंने सिफारिश की है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 18 सितंबर 2024 को मंजूरी प्रदान की है। यह जो प्रस्ताव था वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को एक अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें उन्होंने इसका जिक्र किया था। रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि देश में जो चुनाव हैं वो 2 चरणों में संपन्न करवाए जाएं। प्रथम चरण में लोकसभा और जितनी भी विधानसभा हैं उनके चुनाव संपन्न करवाए जाएं, और जो द्वितीय चरण रहेगा उस द्वितीय चरण में 100 दिन के जो प्रथम चरण है उसके 100 दिन के अंदर ही जिस सभी स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित करवाए जाएं। यानी केवल 2 ही चरणों में देश में इलेक्शंस होने चाहिए। पहला चरण जो रहेगा वो आपका रहेगा लोकसभा और विधानसभा को लेकर के, और दूसरा चरण जो रहेगा जिसमें सभी स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। समकालिक चुनाव के कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए संसद में 2 प्रकार के संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया गया है। अब ये प्रस्ताव की प्रोसेस क्या है और इसकी जो कमेटी थी जो गठित हुई थी उसमें क्या कौन कौन इसमें शामिल थे, एक बार पहले उसको देख लेते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन के रिगार्डिंग एक उच्च स्तरीय समिति गठित हुई थी जो 8 सदस्यीय कमेटी थी। गठन इसका हुआ था 2 सितंबर 2023 को और अध्यक्षता की गई थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। इसमें 8 सदस्य जो शामिल हैं, जिसमें
एक तो 8 सदस्यों में एक तो हमें पता चल गया जो हेड हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। इसके अलावा 7 मेंबर हैं। 7 मेंबर्स में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हरीश साल्वे, संजय कोठारी ये पूर्व CVC थे, और अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर इन्हें शामिल किया गया है। सचिव हैं नितेन चंद्र, जो भारत सरकार विधि एवं कार्य विभाग के द्वारा रिपोर्ट मार्च 2024 में इन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट भेजी है। अब इन्होंने जो संशोधन प्रस्तुत करने के बारे में बात की है, तो ये कहा गया एक तो संवैधानिक संशोधन विधेयक होगा और दूसरा विधानसभा वाले केंद्र शासित कानूनों में परिणामी संशोधन होगा। तो संवैधानिक संशोधन विधेयक आप लोगों को पता होगा आर्टिकल 368 के तहत और भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है संविधान संशोधन को लेकर के। ठीक है, तो भाग 20 और आर्टिकल 368 में संशोधनों की बात की गई है, जिसमें हम 2 तरह के संशोधनों को मान्यता देते हैं। एक संशोधन होता है जिसमें आपकी जो उपस्थित मेंबर हैं लोकसभा में, ठीक है, और जितने भी या आपकी जो संसद है उसमें उपस्थित जो मेंबर हैं उनके द्वारा एक प्रस्तुत किया जाता है ये, और उसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, विशेष बहुमत 2/3 सदस्य संसद के जो होंगे वो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा एक बात और कही जाती है कि 2/3 बहुमत के अलावा कुछ जो विधानसभाएं हैं कुछ में आती हैं आधे से ज़्यादा विधानसभाओं के द्वारा उसे मान्यता मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर बात की गई एक संवैधानिक संशोधन विधेयक होगा और दूसरा होगा विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के कानूनों में परिणामी संशोधन। अब इसके साथ साथ आर्टिकल 83 के तहत कहा गया है कि निर्वाचन के पहले चरण की अभिप्राप्ति के लिए संसद के सदनों की अवधि अनुच्छेद 172 में जो राज्य विधानमंडल हैं उनकी अवधि में संशोधन करते हुए आर्टिकल 82 के को अंतस्थापित करने जाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पुनर्स्थापित होगा। क्योंकि क्या है कि अभी कुछ जो संसद हैं में कुछ लोकसभाएं हैं जिनका अभी काल चल रहा है, ऐसे ही कुछ विधानसभाएं हैं जिनका जो विधानमंडल है उनकी अवधि चल रही है। तो उनकी विधानमंडलों की अवधि में और संसद के सदनों की अवधि में संशोधन करना होगा और इसके लिए एक आर्टिकल 82 के इसमें शामिल किया जाएगा। 82 के अंतस्थापित किए जाने के लिए एक संशोधन विधेयक शामिल किया जाएगा। इस संशोधन के लिए राज्यों के द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। यानी जो 2 तरह के हमने संविधान संशोधन की बात की, एक जिसमें संसद का विशेष बहुमत शामिल होता है और दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे से ज़्यादा विधानसभाओं का समर्थन। तो इसमें कहा गया है कि जब ये वाला जो प्रोसेस की जाएगी एक राष्ट्रीय चुनाव के लिए और 82 के अंतस्थापित किया जाएगा, तो इसके लिए राज्यों के द्वारा जो विशेष अनुसमर्थन दिया जाता है उसकी आवश्यकता नहीं होगी। दूसरे चरण में नगरपालिका और जो पंचायत के चुनाव हैं, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव होने के 100 दिनों के अंदर इनको संपन्न करवाया जाएगा। तो 100 डेज के अंदर इसको किसी भी तरीके से स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न करवाए जाने की बात की गई है। और उपयुक्त जो संशोधन है उनके लिए आर्टिकल 368 में दी गई संविधान की 2 शर्तों को पूरा करना होगा। ये 2 शर्तें कौन कौन सी हैं अभी हमने जिसके बारे में डिस्कस किया। पहली शर्त तो ये होगी कि दोनों सदनों में कुल सदस्यों के आधे से ज़्यादा सदस्यों के द्वारा मतदान किया जाना अनिवार्य होगा, कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों का। और द्वितीय शर्त कहती है कि ये तो है ही, आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा मतदान तो होना ही है, इसके अलावा प्रथम शर्त के अधीन रहते हुए उपस्थित और जो मतदान करने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 सदस्य संशोधन के पक्ष में हो, तब इसे पारित हुआ माना जाएगा। ठीक है, दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से जो अधिनियम है वो विधेयक है वो अधिनियम बन जाएगा। और द्वितीय चरण के प्रस्ताव यानी जो स्थानीय निकायों के चुनाव हैं, केंद्र और राज्यों के चुनाव के 100 दिन के अंदर कराए जाने के लिए विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए भेजने से पहले जो आधे से ज़्यादा राज्य हैं या विधानमंडल हैं उनके द्वारा उसे अनुसमर्थन कराना होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, जहाँ पर जो राज्य विधानसभाएं हैं और जो संसद के सदनों की अवधि है उनमें संशोधन की बात की गई है आर्टिकल 82 के तहत। वो केवल एक संशोधन है जिसमें
राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब स्थानीय निकायों के चुनाव के बारे में बात की जा रही है, वो विधेयक जब स्थापित किया जाएगा तो उसके लिए आपको आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन जो है कराना होगा। ठीक है, तो 2 तरीके से संशोधनों की यहाँ पर बात की गई है। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति हुई थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। 7 मेंबर हैं, गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, ठीक है, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे जी और संजय कोठारी, अर्जुन राम मेघवाल। क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव समिति में निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है, या फिर इसकी अध्यक्षता किनके द्वारा की जा रही है। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है PM आशा योजना को जारी रखने को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो PM आशा योजना किसके लिए है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो PM आशा योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को मंजूरी प्रदान की गई थी 2018 में। ये इसका पूरा नाम है, आशा योजना का अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। अब इसके 2018 में मान्यता दी गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो किसानों को उनकी उपज का एक लाभकारी मूल्य प्रदान करना था। और स्पष्टतः अगर कहा जाए तो यह योजना एक किसानों को उनकी फसल के लिए MSP प्रदान करने पर आधारित है, प्रधानमंत्री आय संरक्षण योजना। इसकी फुल फॉर्म है, ये आप लोग ज़रूर याद कर लें, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। 2018 में ये आई थी और अम्ब्रेला स्कीम है केंद्रीय मंत्रिमंडल की। ठीक है, उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था, इसको आप याद रखिए, यानी MSP प्रदान करने पर आधारित थी। अब 2024 में क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM आशा योजना के अंतर्गत जो शामिल योजनाएं थी उनको स्वीकृति प्रदान कर दी है और इस पर 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान यानी 2025 से 26 तक लगभग 35,000 करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा, ऐसा इसके बारे में बताया गया। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है वो है प्रधानमंत्री आशा योजना के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो इसमें 4 मुख्य तौर पर कंपोनेंट शामिल हैं। एक है मूल्य समर्थन योजना यानी प्राइस सपोर्ट स्कीम, दूसरा है प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम यानी मूल्य स्थिरीकरण कोष, तीसरा है प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम यानी मूल्य घाटा भुगतान योजना, और फोर्थ है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम बाजार हस्तक्षेप योजना। ये PM आशा योजना के 4 कंपोनेंट है, प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। ठीक है, इसमें किसके परिणाम स्वरूप किसानों को जो उनके उत्पाद हैं उनको उचित मूल्य दिलाने के साथ साथ उपभोक्ताओं को मिलने वाली जो आवश्यक वस्तुएं हैं जिनके प्राइस में उतार चढ़ाव आते हैं उनको भी नियंत्रित किया जा सकेगा, इसीलिए इस योजना को लाया गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। प्रधानमंत्री जनजातीय से आप समझ ही रहे होंगे कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए ये योजना लाई गई थी। तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान ये केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए इस योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान 2024-25 के बजट में इसे लाया गया है। इसके तहत क्या है, जनजातीय आकांक्षाएं जो हैं इसके तहत जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिले यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सभी में जनजातीय परिवारों को पूर्ण कवरेज दी जाएगी, जिसमें लगभग 63,000 गांव शामिल है और 5 करोड़ जनजातीय लोगों को इससे लाभ मिलेगा। मेन बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए लाई गई है 2024-25 के बजट में निर्मला सीतारमण के द्वारा। 18 सितंबर 2024 को नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दे दी है। इस पर जो पैसे खर्च किए जाएंगे वो इतना याद करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि डाटा आपसे पूछता नहीं है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट थी वो यही है कि प्रधानमंत्री जनजातीय ग्राम अभियान कब शुरू किया गया है। तो बजट में इसकी घोषणा की गई थी 24-25 के बजट में। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा रहेगा और राज्य सरकार का भी हिस्सा रहेगा। तो केंद्र सरकार इस पे जो इन्वेस्टमेंट करेगी वो 56,333 करोड़ रुपए करेगी, ये सेंट्रल शेयर रहेगा, और राज्यों का हिस्सा लगभग 22,823 करोड़ रुपए रहेगा। ठीक है,
इस अभियान में 30 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय बहुल गांवों और 549 जिले और 2740 ब्लॉक इसमें शामिल होंगे। इस अभियान के अंतर्गत 25 कार्यक्रम शामिल हैं जिन्हें 17 मंत्रालयों के द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत जो 1000 होम स्टेज हैं उनको भी बढ़ावा दिया जाएगा। ये इस अभियान के हिस्से हैं, ठीक है, जिसमें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पर कुछ हिस्सा सेंटर का है, कुछ स्टेट का है। 30 राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेशों में जो जनजातीय बहुल क्षेत्र हैं जिसमें 549 जिले हैं और लगभग 2740 ब्लॉक इसमें शामिल हैं। इसमें 25 कार्यक्रम शामिल हैं और ये 17 मंत्रालयों के अंतर्गत आएंगे, यानी एक केवल मंत्रालय इसमें शामिल नहीं है बल्कि 17 मंत्रालयों के द्वारा उन कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाएगा। उद्देश्य इसमें जो स्वदेश दर्शन के तहत 1000 होम स्टेज हैं उनको बढ़ावा देने का ये है अभिप्राय कि जनजातीय क्षेत्रों के पर्यटन क्षमता का दोहन करना और जनजातीय समुदाय को एक वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना। जब उनके क्षेत्रों में पर्यटन किया जाएगा, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, तो इससे एक वैकल्पिक आजीविका जनजातीय क्षेत्र के लोगों को मिलेगी। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो एसटी की जनसंख्या लगभग 10.45 करोड़ है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो एसटीज की जो जनसंख्या है लगभग है 10.45 करोड़ यानी लगभग 11 करोड़ के आसपास है और देश भर में 705 यानी 705 से अधिक जनजातीय समूह हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है पीवीटीज जो ग्रुप हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, वो कितने हैं और कितनों को मान्यता प्रदान की गई है, ये आप ज़रूर लिखें। नेक्स्ट आते हैं बायोराइड योजना क्या है। अब ये बायोराइड योजना है क्या, पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो बायोराइड का मतलब ये होता है कि ग्लोबल बायो इंडिया और जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित, नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बायो यानी बायोलॉजी से संबंधित है और राइड मतलब कहीं ना कहीं आप लोग इसको समझ सकते हैं कि प्रौद्योगिकी से संबंधित ये योजना है। ग्लोबल बायो इंडिया और जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित हितधारकों का एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इस कार्यक्रम का आयोजन बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल BIRAC के द्वारा किया जा रहा है और BIRAC जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है और ग्लोबल बायो इंडिया का एक चौथा संस्करण है जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। बायोराइड जो है वो 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप बायोराइड, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी फुल फॉर्म जब आप याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बायोराइड, बायो मतलब जैव से संबंधित है, प्रौद्योगिकी, राइड रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है। इसमें जैव प्रौद्योगिकी विभाग की 2 योजनाएं हैं, एक जो जैव प्रौद्योगिकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और दूसरा है इंडस्ट्रियल एंड जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, उनका विलय किया गया है। ये आपको ध्यान रखना। तो किन किन 2 परियोजनाओं को इसमें शामिल किया गया है, तो 2 योजनाएं थी, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास और औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास, इनका विलय कर दिया गया है। साथ ही इस योजना में बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री नामक एक नए घटक को भी शामिल किया गया है, ठीक है। बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री नामक एक नए घटक को शामिल किया गया है। बायोराइड का जो कार्यान्वयन है वो 15वें वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2021-22 से 25-26 के दौरान किया जाएगा। बायोराइड योजना नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए है, इतना आपको समझ में आया होगा, और ये मानव संसाधन को भी विकसित करेगी। अब बायो E3 नीति है, इसको मंजूरी प्रदान की गई है। ये है क्या, बायो E3। इस नीति के तहत क्या होगा, जो बायो मैन्युफैक्चरिंग है, बायो AI हब है और बायो फाउंड्री की स्थापना के माध्यम से विकास और व्यवसायीकरण में तेजी लाने की बात की जा रही है। तो देखते हैं बायो ई नीति है क्या। 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा बायो E3 के मतलब क्या होता है, E फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इस नीति का उद्देश्य है जो उच्च प्रदर्शन करने वाले, हाई परफॉर्मेंस करने वाले बायो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको बढ़ावा देना है। इसमें 6 व्यापक फोकस क्षेत्रों पर इसमें 6 जो व्यापक फोकस क्षेत्र हैं उनको शामिल किया गया है, जिसमें एक आपका है
जैव आधारित रसायन और एंजाइम पर, कार्यात्मक खाद्य स्मार्ट प्रोटीन पर यानी फंक्शनल फूड एंड स्मार्ट प्रोटीन्स पर, सटीक बायोथेरेप्यूटिक्स इन पर, जलवायु लचीली कृषि पर, कार्बन कैप्चर और इसका उपयोग, भविष्यवादी समुद्री एवं अंतरिक्ष अनुसंधान, इन सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। ये 6 व्यापक फोकस क्षेत्र हैं जिनके ऊपर फोकस किया जाएगा। एक जैव आधारित रसायन और एंजाइमों को के ऊपर, दूसरा है फंक्शनल फूड एंड स्मार्ट प्रोटीन्स पर, तीसरा है जो सटीक बायोथेरेपेटिक्स होने चाहिए, क्लाइमेट रिजिलिएंट पर यानी जलवायु लचीली कृषि पर, एक ऐसी कृषि की जाए जो जलवायु से मैच करती हो अर्थात जलवायु के अकॉर्डिंग ही हो, दूसरा है कार्बन कैप्चर और उसका प्रयोग करना, और तीसरा है भविष्यवाणी समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान प्रौद्योगिकी। इन सभी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। इस नीति के तहत बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो एआई हब एवं बायो फाउंड्री की स्थापना के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास और व्यवसायीकरण में तेजी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मेन यही है कि बायो E3 पॉलिसी जो है वो किस लिए है, बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो एआई हब और बायो फाउंड्री की स्थापना के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास और व्यवसायीकरण में तेजी लाने का लक्ष्य है एक। इसके बाद हम देखते हैं नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया गया है। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में भारतीय रेलवे ने भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड, ठीक है, ये आपको याद रखना है, भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, उसको लॉन्च किया गया है। 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को नई दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी मार्ग पर रवाना किया गया था और इसकी स्पीड थी 160 किलोमीटर पर आवर। अब क्या हुआ है, 1 सितंबर 2024 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने BEML लिमिटेड के बेंगलुरु रेल परिसर से भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को रवाना किया है, ठीक है, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट, ठीक है, बेंगलुरु रेल परिसर से इसको रवाना किया गया है। BEML लिमिटेड के द्वारा स्वदेशी रूप से इसे डिजाइन और निर्मित किया गया है। 16 सितंबर 2024 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात में भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया गया और इस ट्रेन का संचालन गुजरात में अहमदाबाद और भुज के मध्य किया जाएगा। आधिकारिक रूप से इस ट्रेन का पुनर्नामकरण किया गया है नमो भारत रैपिड रेल। नमो भारत रैपिड रेल जो पारंपरिक मेट्रो प्रणालियां हैं उनसे काफ़ी अलग है। अब रैपिड रेल में और मेट्रो रेल में क्या डिफरेंस है, रैपिड रेल में क्या होता है कि ये इंटरसिटी कनेक्टिविटी प्रदान कर रही है, साथ ही रैपिड रेल में ये होता है कि जो सड़कें होती हैं वो आप उनका इस्तेमाल, जैसे आमतौर पर क्या होता था शहरी मेट्रो ट्रेन में एक शहर की सीमा के अंतर्गत ही मेट्रो संचालित होती थी, लेकिन जो नमो भारत रैपिड रेल है वो इंटरसिटी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और शहरी केंद्रों को आसपास के क्षेत्रों से जोड़ेगी, जिससे पहुंच में वृद्धि होगी और यात्रा में लगने वाला जो समय है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो नमो भारत रैपिड रेल अहमदाबाद से भुज में संचालित की गई है और ये पहली वंदे मेट्रो ट्रेन है, देखा जाए तो इसका पुनर्नामकरण किया गया है और ये पारंपरिक मेट्रो प्रणालियों से काफ़ी अलग है। मिशन मौसम है इसके बाद अगली न्यूज़। मिशन मौसम में क्या है, 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मिशन मौसम की शुरुआत की गई है। नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 2 साल के लिए और इस 2 साल के लिए 2000 करोड़ रुपए का परिव्यय यहाँ पर दिया गया है। उद्देश्य क्या है, हर मौसम के लिए अधिक तैयार और जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण करना। मिशन मौसम मुख्य रूप से केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। इसमें 3 संस्थान शामिल होंगे, एक इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग, दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिक मेट्रोलॉजी पुणे में है जो भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र यानी नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा में। ये कभी कभी मिलाने के लिए भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो उस हिसाब से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं ये तीनों ही संस्थान। यूपी PCS के एग्जाम में या फिर जो स्टेट PCS के एग्जाम है उसमें आपसे पूछे जाता है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है, या फिर जो भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, पुणे में है, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र कहाँ पे है, नोएडा में। तो ये तीनों संस्थान जो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिशन मौसम जिसे कार्यान्वित कर रहा है उसके तहत ये काम करेंगे। मिशन मौसम की जो परिकल्पना है वो एक बहुआयामी और परिवर्तनकारी पहल के रूप में की गई है। क्यों? क्योंकि ये भारत के मौसम और जलवायु संबंधी विज्ञान अनुसंधान और सेवाओं को अभूतपूर्व रूप से बढ़ावा देगी।
ये एक हाई प्रिसीजन के साथ ही मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए नए जो मानक हैं उनको स्थापित करेगा। मिशन मौसम उच्च परिशुद्धता के साथ मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए एक नया मानक स्थापित करेगा। इसके लिए इस मिशन के साथ उन्नत अवलोकन प्रणालियाँ, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो मशीन लर्निंग जैसे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकत्रित किया जाएगा। ठीक है, इस मिशन के अंतर्गत सेंसरों और उच्च प्रदर्शन करने वाले सुपर कंप्यूटर्स के साथ अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रह प्रणाली को शामिल किया जाएगा। इसमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट या जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं उनसे निपटने में नागरिकों की ये काफ़ी मदद करेगा। कुल मिलाकर जो आपके काम की चीज़ है वो ये है कि मिशन मौसम है क्या। तो मिशन मौसम 2 साल के लिए नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक मिशन शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है हर मौसम के लिए अधिक तैयार और जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण करना है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसमें 3 संस्थान शामिल हैं, इंडिया मेट्रोलॉजिकल संस्थान, उष्ण जो देशीय मौसम विज्ञान संस्थान है पुणे, और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा। ये 3 संस्थान शामिल हैं और केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसे लागू किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। तो ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया केंद्र 2019 में। उसी के आधार पर यह सर्वे होता है हर साल। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है शहर और जो क्षेत्र हैं या राष्ट्रीय स्तर पर वायु की गुणवत्ता में सुधार लाना। इस कार्यक्रम के तहत अगले 5 सालों में जो 2024 तक खासतौर पर था, जो PM अर्थात PM10 और PM 2.5 के स्तर में 20 से 30% तक कटौती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 2019 में शुरू हुआ था ये प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। उद्देश्य था शहर क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार लाना। अगले 5 वर्ष यानी 2019 में शुरू किया गया था, तो 2019 से 24 इन 5 सालों में PM10 और PM 2.5 के स्तर में 20 से 30% तक की कटौती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब NCAP के तहत वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु 130 शहरों का लक्ष्य किया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पहल है। उद्देश्य है इसका वायु गुणवत्ता में सुधार लाना। ठीक है, और उन वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या करते हैं, ये रैंकिंग प्रदान करते हैं। एयर क्वालिटी के आधार पर 130 शहरों की रैंकिंग तैयार करता है। उनमें अब की बार किसको कौन सा स्थान मिला है इसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो 3 श्रेणियों में इन 130 शहरों को विभाजित किया गया है। श्रेणी 1 में 47 है, जिसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर शामिल हैं। श्रेणी 2 में जिसमें जनसंख्या 3 से 10 लाख वाले शहर शामिल हैं, उसमें 43 शहर शामिल हैं। 3 लाख से कम जनसंख्या में 40 शहर शामिल हैं। प्रत्येक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 शहरों को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। साथ ही इन शहरों को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर की उपाधि से सम्मानित भी किया जाता है। तो 3 श्रेणी में बांटा गया है। एक में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, दूसरे में 3 से 10 और थर्ड जो कैटेगरी है वो है 3 लाख से कम जनसंख्या वाले। अब यहाँ पर बात की जाती है जयपुर में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के परिणामों की घोषणा की गई, जिसमें पहले नंबर पर है सूरत, दूसरे पर है जबलपुर जो MP का है, थर्ड पे है आगरा उत्तर प्रदेश का। ये रैंक जो श्रेणियां हैं, श्रेणी में जिसमें सबसे पहली श्रेणी है आपकी जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली स्टेट हैं, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो सिटी हैं उनको शामिल किया गया है। और ये जो आंकड़े हैं वो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दिए हैं और अवार्ड भी उन्हीं के द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो श्रेणी 1 में सबसे जो टॉपर हैं वो है सूरत गुजरात का, सेकंड है जबलपुर MP का और थर्ड पर है आगरा उत्तर प्रदेश का। श्रेणी 2 में जहाँ पर जनसंख्या 3 से 10 लाख तक के बीच में वेरी करती है, उसमें फर्स्ट पर है फिरोजाबाद, ये उत्तर प्रदेश का है, चूड़ियों के लिए काफ़ी फेमस है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। सेकंड है अमरावती, महाराष्ट्र में है, अमरावती के स्तूप हैं, आपको पता है। थर्ड है झांसी, महारानी लक्ष्मीबाई का कि इसको कह सकते हैं राजधानी थी, ये राज्य था झांसी, तो उत्तर प्रदेश में। ये 3 हैं जो शामिल हैं श्रेणी 2 में। श्रेणी 2 में टॉप पर उत्तर प्रदेश के 2 शहर शामिल हैं, फिरोजाबाद पहले नंबर पर है, अमरावती महाराष्ट्र दूसरे पर और तीसरे हैं झांसी। इसके अलावा कैटेगरी 3 में जिनकी जनसंख्या 3 लाख से कम है,
उनमें अगर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में किसी का नाम है तो वह है रायबरेली उत्तर प्रदेश का, ये है नलगोंडा तेलंगाना का, नालागढ़ हिमाचल प्रदेश का। तो श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के तहत हमने जो शहर हैं उनको यहाँ पर देख लिया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश की अगर स्थिति की हम बात करें तो 3rd नंबर पर आपने देखा, श्रेणी 1 में सबसे टॉप पर है आगरा, उसके बाद में है 4th पे लखनऊ और 5th नंबर पर है आपका कानपुर। श्रेणी 1 में मेरठ का स्थान 29वां, प्रयागराज का स्थान 24वां है, वाराणसी का स्थान 13वां और 22वां गाजियाबाद का है। श्रेणी 2 में टॉप पर हमने देखा फिरोजाबाद है, 3rd पर झांसी है, 4th पर गोरखपुर और 6 पे नोएडा है। इसके अलावा यहाँ पर श्रेणी 3 में अगर आप देखेंगे तो रायबरेली सबसे पहले, उसके बाद अनपरा, 16 नंबर पे खुर्जा और 18 पे गजरोला। ये यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं जो एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, वो ये यहाँ पर हो सकते हैं। श्रेणी 1 में कौन कौन से जो स्टेट हैं, कौन कौन से सिटी हैं वो शामिल हैं और कौन कौन से स्टेट की वो सिटी हैं जो श्रेणी 1 में शामिल हैं। ये मतलब श्रेणी 1 में जैसे टॉप पर कौन कौन से, जैसे सूरत है, गुजरात, जबलपुर MP का है, 3rd पे है आगरा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इसे जारी किया गया है भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, और इसके अलावा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उन्होंने इसे जारी किया है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन को नेचर की मान्यता दी गई है। कैसे? तो नेक्स्ट न्यूज़ है, स्वच्छ भारत मिशन को नेचर की मान्यता। नेचर एक अमेरिकन जर्नल है, साइंस जर्नल है ये। इसमें एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें बताया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन ने किस तरह से हेल्प की है शिशु मृत्यु दर को कम करने में। तो 2 अक्टूबर 2024 को ये मिशन लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, स्वच्छ भारत अभियान। इसमें भारत में सार्वभौमिक स्वच्छता यानी यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज प्राप्त करने की दिशा में एक आदर्श बदलाव का ये प्रतिनिधित्व करता है। आप लोग सब जानते हैं स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। यह विश्व का एक सबसे बड़ा राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन स्वच्छता कार्यक्रमों में से एक था, यानी नेशनल बिहेवियरल चेंज सैनिटेशन प्रोग्राम था। यह मिशन देश भर में घरेलू शौचालय उपलब्ध कराने के माध्यम से खुले में शौच से मुक्त करने पर केंद्रित है और ये फ्री स्टेट करने के लिए ये समर्पित है। यह अद्वितीय कार्यक्रम अब देश में संपूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित करने में रूपांतरित हो गया है। तो नेचर जर्नल में एक लेख इसके रिगार्डिंग आया है, उसमें क्या कहा गया है कि इस लेख का शीर्षक था स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण और भारत में शिशु मृत्यु दर। इस लेख के तहत ये इसका टाइटल था, ठीक है, चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण और भारत में शिशु मृत्यु दर। तो इस लेख में पाया गया कि जो स्वच्छ भारत मिशन है, यानी जितनी शौचालय बन रही हैं उसमें, यानी टॉयलेट मैन्युफैक्चर जो बन कंस्ट्रक्शन में और शिशु मृत्यु दर में एक विपरीत संबंध है। यानी जितने ज़्यादा टॉयलेट बनाए गए हैं उतने ही ज़्यादा शिशु मोर्टेलिटी में रेट में कम आई है। तो उल्लेख नेचर के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन और भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है उसमें और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में अंडर 5 जो मोर्टेलिटी रेट है उसके संबंध में जांच करने के उद्देश्य से ये अध्ययन शुरू किया गया था। और उसमें पाया गया कि नेगेटिव संबंध है इनमें, अर्थात ये हुआ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं शौचालयों की पहुँच और बाल मृत्यु दर में विपरीत संबंध पाया गया है। अगर हम बात करें जिला स्तर पर शौचालयों तक पहुंच में 10% पॉइंट की वृद्धि होने पर IMR में औसतन 0.9% बिंदुओं की कमी हुई है और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में 1.1% बिंदुओं तक की कमी दर्ज की गई है। ये इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट था यहाँ पर। तो इसके तहत शिशु और बाल स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ भारत मिशन की पड़ताल की गई थी। इसमें 2011 से 2020 की अवधि में जो 35 भारतीय राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश, साथ ही 640 जिलों के आंकड़े इसमें शामिल किए गए हैं। मुख्य तौर पर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर IMR और अंडर 5 जो मोर्टेलिटी रेट है उस पर ध्यान केंद्रित किया गया था। और संबंध कैसा मिला? विपरीत संबंध मिला है इसमें। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है इसकी। और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 30% से अधिक शौचालय कवरेज वाले जिलों में प्रति 1000 जीवित जन्म पर IMR में 5.3 और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में 6.8 की कमी दर्ज की गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बड़े पैमाने पर शौचालयों के प्रावधान ने प्रति वर्ष लगभग 60,000 से 70,000 नवजात शिशुओं के जीवन की रक्षा करने में अपना योगदान दिया है।
नेचर के द्वारा संचालित अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि जो परिवर्तनकारी स्वच्छता कार्यक्रम हैं उनके कार्यान्वयन से निम्न और मध्यम आय वाले देशों की आबादी में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सकता है। ये इसका मेन जो क्रक्स निकल करके सामने आया है। और यहाँ से देख सकते हैं कि 30% से अधिक शौचालय जहाँ पर था उन जिलों में IMR में 5.3 और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में 6.8 की कमी दर्ज की गई है। 60,000 से 70,000 नवजात शिशुओं के जीवन की रक्षा करने में प्रतिवर्ष स्वच्छ भारत मिशन ने अपना योगदान दिया है। अब इसके बाद में स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया गया। ये 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती तक आयोजन किया गया था। इसका स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन ये हर साल किया जाता है 2 अक्टूबर से पहले। उद्देश्य क्या है इसका और क्यों किया जाता है, तो विषय तो आप लोगों को पता ही होगा, स्वच्छता को बढ़ावा देना। और केंद्रीय विषय था स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता, 4S। ठीक है, स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता। ठीक है, और इसका आयोजन किया आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से इसे कार्यान्वित किया गया। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये है 23वें विधि आयोग को लेकर के। तो लॉ कमीशन जो बनाया जाता है वो एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है। नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक या किसी अनुच्छेद के तहत इसका निर्माण नहीं किया गया है। ये भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर के द्वारा एक नोटिफिकेशन के द्वारा इसका गठन किया जाता है। कानून के क्षेत्र में जो अनुसंधान है उनको बढ़ावा देने के लिए मुख्य तौर पर इसके निश्चित समय पर इनका गठन किया जाता है। और जो भी ये आयोग है विचारार्थ विषयों के अनुसार केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अब 2 सितंबर 2024 को केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय के द्वारा 23वें विधि आयोग के गठन के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है। और ये 3 साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें 3 वर्ष यानी 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 की अवधि के लिए इसको मंजूरी प्रदान की गई है। कौन कौन इसमें शामिल होंगे, तो व्यक्ति शामिल होंगे, एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा, 4 पूर्णकालिक सदस्य जिसमें सदस्य सचिव सहित 4 मेंबर होंगे। सचिव जो विधि कार्य विभाग में काम कर रहे हैं पदेन सदस्य के रूप में काम करेंगे। सचिव विधायी विभाग के वो भी पदेन सदस्य के रूप में काम करेंगे। और 5 जिसके पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे, यानी 5 से अधिक नहीं हो सकते हैं, तो वो 1, 2, 3, 4, 5 तक हो सकते हैं। मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। भारत का जो 22वां विधि आयोग था उसका कार्यकाल हालांकि 31 अगस्त 2024 को खत्म हो गया था, तो इसीलिए अब 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 की अवधि के लिए 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। और जो ऋतुराज अवस्थी थे वो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे डिजिटल कृषि मिशन, और ये अगली क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट होंगे वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी ये भी आप लोग ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।